ध्यान दो बच्चों, आज के क्लास में हम लोग बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि बोर्ड में 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं। और टॉपिक क्या है? तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। आज हम लोग बस इसी टॉपिक को पढ़ेंगे और समझेंगे। एनसीईआरटी के थ्योरी के हिसाब से यह बोर्ड का लास्ट टॉपिक है बच्चों, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। देखो गैल्वेनोमीटर क्या होता है, तो इट इज एन इंस्ट्रूमेंट, इसे एमसीजी भी बोलते हैं। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट which is used to measure or detect a small current flowing through circuit। किसी सर्किट से छोटा करंट बहता है, स्मॉल करंट बहता है, तो उसको मेजरमेंट करने या पता करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसे हम लोग मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बोलते हैं। तो ध्यान से बच्चों समझना कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। तो देखो, इफ current carrying closed loop is placed in magnetic field, then torque acts on loop। यही बाबू सिद्धांत है कि अगर करंट कैरिंग लूप जो है मैग्नेटिक फील्ड में रख दोगे तो उस पे टॉर्क लगता है। पिछले क्लास में हम यह टॉपिक को पढ़ाए थे। टॉर्क का फॉर्मूला NIAB sin थीटा होता है बच्चों। टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वह NIAB sin थीटा होता है। इसको बच्चों ध्यान देना। क्लियर? तो अभी हम बताएं कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो स्मॉल करंट नापने में या डिटेक्ट करने में यूज होता है। और इसका वर्किंग प्रिंसिपल है कि अगर कोई करंट कैरिंग लूप मैग्नेटिक फील्ड में रहता है तो यह रोटेट करता है, और रोटेट करता है तो टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वह NIAB sin थीटा होता है। इस पे डिटेल क्या है पूरा कंप्लीट मेहनत के साथ समझा रहे हैं और लैंग्वेज के साथ लिख भी रहे हैं। ध्यान पूर्वक बच्चों समझना। हटाते हैं इसको। जितना भी बातें कल से क्लास जो है, नेक्स्ट क्लास जो है वह इस पे न्यूमेरिकल क्लास अब हम लोग चलाएंगे। उसके बाद वाला चैप्टर जो है मैग्नेटिज्म और मैटर, वह इसके कंपेयर में आसान चैप्टर है। यह थोड़ा रिपीटेड मोड में देखने वाला चैप्टर है। नोट्स बनाओ और इसको बार बार चैप्टर को देखो, जब तक कि फील नहीं कर पाओ, समझ नहीं पाओ। ध्यान दो बच्चों। तो कंस्ट्रक्शन कैसा होता है ध्यान देना। एक यहाँ पे कंस्ट्रक्शन होता है, एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है। तो नॉर्थ और साउथ का इस तरह कॉनकेव शेप बनाया रहता है। ऐसा क्यों बनाया जाता है? क्योंकि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड पाने के लिए। अब क्या है आगे से धीरे धीरे समझा रहे हैं। यहाँ पे एक सिलिंड्रिकल सॉफ्ट आयरन सिलेंडर का कोर है। इस पे हम लोग बहुत ही क्लोजली वायर उंड कर देते हैं, लपेट कर देते हैं। नीचे एक स्प्रिंग होता है। यह जो स्प्रिंग है यह फोस्फोर ब्रॉन्ज स्प्रिंग होता है। फोस्फोर ब्रॉन्ज स्प्रिंग। अब यह क्यों होता है धीरे धीरे समझ में आएगा। ऊपर से यहाँ पे इसमें टर्मिनल है बच्चों, या टर्मिनल यहाँ
कनेक्ट कर देंगे, कनेक्शन कर देंगे टर्मिनल को, तो करंट बहने लगेगा, करंट बहने लगेगा आई, यहां से भी करंट बहने लगेगा आई। ठीक है, तो यहां पर एक सर्कुलर स्केल होता है और यहाँ पॉइंटर जुड़ा रहता है जो बताता है कि कितना डिग्री रोटेट हुआ। यह सॉफ्ट आयरन कोर, यही तुम्हारा सर्कुलर स्केल है। अब यह कैसे काम करता है, धीरे धीरे आराम से सब बात को हम धीरे धीरे बच्चों समझा रहे हैं। प्यार से ध्यान से पूरे सिस्टम को समझना। यही तुम्हारा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का तुम्हारा स्ट्रक्चर हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया। तो पहले हम कंस्ट्रक्शन के बारे में लिखेंगे, कौन कौन से चीजें क्यों यूज हो रही हैं, वह सब बाद में हम धीरे धीरे समझाएंगे। यह एक फाइन वायर है, फाइन वायर है। ठीक है, अब ध्यान दो बच्चों, इफ देखो सर्किट डायग्राम, सर्किट डायग्राम कंसिस्ट ऑफ, सर्किट डायग्राम में कंसिस्ट ऑफ सॉफ्ट आयरन सिलिंड्रिकल कोर, सिलिंड्रिकल कोर, वायर इज wound very closely, very closely on सॉफ्ट आयरन कोर। सॉफ्ट आयरन का सिलिंड्रिकल शेप रहेगा, उसमें वायर को एकदम नजदीक नजदीक लपेट देंगे, सॉफ्ट आयरन कोर। ठीक है, सॉफ्ट कोर इज प्लेस्ड between two different poles, two different poles of strong इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स है, एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है। इसके बीच में एक सिलिंड्रिकल कोर रख दी है, एक सिलेंडर का इस तरह का शेप का सिलिंड्रिकल शेप का कोर रख दिए, इस पे वायर एकदम नजदीक नजदीक अपना लपेट दिए बच्चों। ठीक है, वायर एकदम नजदीक नजदीक लपेट दिए और इस कोर को हम लोग नॉर्थ और साउथ के बीच में रख दिए। ठीक है, अपर सेक्शन ऑफ वायर, अपर सेक्शन ऑफ वायर इज कनेक्टेड टू टर्मिनल, connected to terminal through which current flows, through which current flows, जिससे होकर टर्मिनल से होकर इसमें करंट फ्लो करेगा। ठीक है बात। लोअर पोर्शन, लोअर सेक्शन ऑफ वायर फोस्फोर ब्रोंज स्प्रिंग। अब क्यों फोस्फोर ब्रोंज स्प्रिंग लिए हैं या धीरे धीरे समझ में आएगा टोटल बात। फोस्फोर ब्रोंज स्प्रिंग, स्प्रिंग इज कनेक्टेड टू लोअर पोर्शन ऑफ वायर, वायर। यही बाबू कंस्ट्रक्शन है। ए पॉइंटर इज अटैच्ड टू cylindrical core, cylindrical core whose one end lies on circular scale। ध्यान दो बच्चों, अब क्या क्या जो स्ट्रक्चर लिखे हैं, जो फिगर बनाए हैं, उसके बारे में कंप्लीट नॉलेज दे दी है। सर्किट डायग्राम में एक सिलिंड्रिकल कोर होता है, सिलिंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर होता है, जो जिस पर वायर बहुत नजदीक नजदीक हम लपेट देते हैं। ठीक है, यह सॉफ्ट आयरन सिलिंड्रिकल कोर दो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बीच में, नॉर्थ पोल एक साउथ पोल के बीच में हम रख देते हैं। लोअर पोर्शन एक टर्मिनल से कनेक्ट होता है जिससे करंट आके बहता है। ठीक है, और करंट आके बहेगा। नीचे वाले पोर्शन में फोस्फोर ब्रोंज स्प्रिंग हम लोग जोड़ देते हैं। एक पॉइंटर इस सिलेंडर से कनेक्ट कर देते हैं जो कि सर्कुलर स्केल पे एक इंड लाई करता है।
तो यह सभी चीजें समझ में आएंगी। पहले स्ट्रक्चर को समझ के और लिखने का तरीका समझ लो। एक सॉफ्ट आयरन सिलिंड्रिकल कोर है जिसमें वायर एकदम नजदीक नजदीक लपेट दिया गया है। एक वायर दूसरा से इंसुलेटेड रहेगा, इसमें कवर करके चढ़ाएंगे तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। करंट बह रहा है सब में, शॉर्ट सर्किट न हो जाएगा बच्चों, इसलिए यह वायर इस वायर सबसे इंसुलेटेड होगा, एक दूसरा से दूर होगा। प्लास्टिक कवर चढ़ा के इसको लपेट देंगे, ठीक है। अब ऊपर से करंट बहेगा, क्या क्या होगा अब धीरे धीरे बता रहे हैं। क्यों सॉफ्ट आयरन यूज किए हैं, क्यों सिलिंड्रिकल कोर यूज किए हैं, क्यों फॉस्फोर ब्रोंज स्प्रिंग यूज किए हैं, यह सब कुछ इस क्वेश्चन को बताते बताते हम तुम लोग को समझा देंगे। पहले तुम इसको नोट करो। फेयर में इस डायग्राम को बनाओ और यह सब सेक्शन को तुम बच्चों नोट करो। हटाते हैं इसे, ध्यान दोगे मेहनत से सब कुछ बाबू समझ जाओगे, ठीक है। इसलिए ध्यान देना ज्यादा आवश्यक है। सभी चीजों को नोट बनाओ, ध्यान दो, मेहनत करो। पूरा जो भी मैग्नेट पढ़ाए हैं उसको हर वीडियोज को 2 बार 3 बार देखना पड़ेगा अच्छा समझने के लिए। देखो, इफ इलेक्ट्रिक करंट इज अलाउड टू फ्लो थ्रू वायर, जब इलेक्ट्रिक करंट यहां से अलाउ कर देंगे सर्किट में, इसको भी ले जाके पॉजिटिव टर्मिनल, इसको निगेटिव टर्मिनल में ले जाके जोड़ देंगे तो यहां से करंट बहने लगेगा। इफ इलेक्ट्रिक करंट इज अलाउड टू फ्लो थ्रू वायर देन ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के मैग्नेटिक फील्ड के कारण, यह सब मैग्नेटिक फील्ड देगा ना बच्चों। नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड निकलता है, साउथ पोल की ओर जाता है। इन सब मैग्नेटिक फील्ड के कारण कॉइल्स टॉर्क एक्ट्स ऑन कॉइल, रोटेटिंग टॉर्क एक्ट्स ऑन कॉइल। देखो बच्चों ध्यान देना, अगर किसी भी कॉइल को, करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में बच्चों रख दोगे तो यह घूमेगा, रोटेट करेगा, क्योंकि इस पे टॉर्क लगेगा। तो जब हम करंट बहाएंगे तो इससे बच्चों करंट बहने लगेगा, तो यह सभी कॉइल करंट कैरिंग कॉइल हो गया। अब करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में हम रख दिए हैं, 2 मैग्नेट के बीच में रख दिए हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कॉइल रखा हुआ है, इस पर टॉर्क लगेगा या घूमेगा, क्योंकि थ्योरी पिछले क्लास में बताए थे कि कोई भी करंट कैरिंग कॉइल को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रख दे हो तो वह कॉइल रोटेट करता है, उस पर टॉर्क लगता है। अब सोचो बच्चों, यह स्प्रिंग मोड़ाएगा, यह स्प्रिंग जो होगा वो मोड़ाएगा, मुड़ेगा। बातों को ध्यान से समझना बच्चों। कोई भी तुम एक तार ले लो या स्प्रिंग ले लो, उसको घुमाओ, स्प्रिंग को अगर घुमाते हो, रोटेट करते हो, तो रोटेट होने के कारण स्प्रिंग के अंदर एक रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप होता है। किसी भी वायर को या स्प्रिंग को तुम अगर रोटेट करते हो, घुमाते हो, जैसे तार ले लो और उस तार के स्प्रिंग ले लो, उसको घुमाओ, घुमाते जाओ, तो छोड़ोगे तो इसे वो वापस घूम जाएगा। यानी कॉइल के अंदर या वायर के अंदर अपना एक रोटेटिंग टॉर्क, रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप होता है। तो रिस्टोरिंग टॉर्क, रिस्टोर माने बदला का टॉर्क, रिस्टोरिंग टॉर्क इज डेवलप्ड इन स्प्रिंग। रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप होने लगता है इस स्प्रिंग में। समझो, अगर वायर से करंट बहता है तो यह करंट कैरिंग कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है बच्चों, तो यह कॉइल घूमेगा और कॉइल के घूमने के कारण स्प्रिंग रोटेट होने लगेगा। कॉइल घूमेगा तो स्प्रिंग भी घूमेगा और स्प्रिंग के अंदर रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप हो जाएगा। अब सोचो, जितना ज्यादा एंगल घुमाओगे उतना ज्यादा रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप होते जाएगा। ज्यादा एंगल घुमाओगे तो ज्यादा बड़ा टॉर्क। किसी चीज को ज्यादा बड़ा एंगल से घुमाने के लिए ज्यादा टॉर्क की आवश्यकता होती है, तो स्प्रिंग के अंदर ज्यादा टॉर्क डेवलप होगा। समझो,
शुरू में यह स्प्रिंग घूमते जाएगा घूमते जाएगा घूमते जाएगा और एक दिन घूमना बंद हो जाएगा। ठीक है, एट सर्टेन एंगल ऑफ रोटेशन restoring torque becomes equal to torque by magnetic field। मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा उत्पन्न टॉर्क के बराबर हो जाएगा रिस्टोरिंग टॉर्क स्प्रिंग का, और जिसके कारण अब यह घूमना बंद कर जाएगा। तो किसी खास एंगल तक घूमेगा, वह एंगल यहां से हम मेजरमेंट कर लेंगे। ठीक ना, रोटेटेड एंगल इज मेजर्ड with the help of pointer and circular scale। देखो बहुत सिंपल लॉजिक के साथ समझना है। पहले फिगर हम बना दिए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में फिगर ऐसा होता है कि एक सॉफ्ट आयरन सिलिंड्रिकल कोर होता है, इस पे वायर एकदम नजदीक लपेट देते हैं और इस कोर को, इस सिलिंड्रिकल सॉफ्ट आयरन को दो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बीच में हम रख देते हैं, जिसके कारण जब करंट बहता है तो करंट कैरिंग कॉइल अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो यह घूमेगा। नीचे एक स्प्रिंग कनेक्टेड है, वह स्प्रिंग भी इसके घूमने के कारण घूमेगा, लेकिन स्प्रिंग के अंदर एक टॉर्क उत्पन्न होने लगेगा, रिस्टोरिंग टॉर्क। किसी भी वायर को या किसी भी स्प्रिंग को अगर तुम घुमाते हो तो वह वायर वापस घूमने लगता है। वायर घूमने लगता है। जैसे मान लेते हैं बच्चों, ध्यान पूर्वक बातों को समझोगे। मान लो इस वायर को हम ऐसे घुमाएंगे तो ये वापस घूम जाएगा, ऐसे घुमाते जाओ तो इसके अंदर भी एक टॉर्क उत्पन्न होते जाता है और फिर वो वापस घुमा देता है छोड़ने पर। समझ गए ना, वायर को ऐसे घुमाओगे, ऐसे घुमाओगे तो ये वापस घूम जाता है। समझ गए ना। तो एक दिन ऐसा आएगा कि रिस्टोरिंग टॉर्क मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा उत्पन्न टॉर्क के बराबर हो जाएगा, फिर घुमाना बंद हो जाएगा। तो उस स्थिति में जो एंगल होगा वो पॉइंटर और सर्कुलर स्केल की मदद से हम नाप लेंगे। नोट करो इसको, नोट करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताए हैं। ध्यान से बढ़िया से सब कुछ समझना है बच्चों। अगर इससे करंट बहवाया जाएगा, इससे करंट फ्लो करवाया जाएगा, तो करंट फ्लो करवाने के लिए हम या करंट कैरिंग कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा इसमें टॉर्क आएगा और वह टॉर्क इस कॉइल को घुमाएगा। और कॉइल अगर घूमने लगेगा बच्चों, कॉइल अगर रोटेट होने लगेगा तो स्प्रिंग भी रोटेट होने लगेगा। स्प्रिंग क्योंकि कॉइल के साथ ही जुड़ा हुआ है, तो स्प्रिंग के अंदर बदला का टॉर्क, माने उसके विरोध में एक टॉर्क उत्पन्न होने लगेगा जो उसके घूमने का विरोध करेगा। और जैसे जैसे एंगल बड़ा होते जाएगा वैसे वैसे रिस्टोरिंग टॉर्क भी बड़ा होते जाएगा, और एक खास एंगल पर रिस्टोरिंग टॉर्क मैग्नेटिक फील्ड के टॉर्क के बराबर हो जाएगा, जिसके बाद जितना एंगल रोटेशन हुआ वह हम पॉइंटर और सर्कुलर स्केल के मदद से नाप लेंगे। ध्यान दो बच्चों, लेट n बराबर नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल ऑन सिलिंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर, सिलिंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर। I बराबर इलेक्ट्रिक करंट, I बराबर क्या हो गया बच्चों, तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू वायर, वायर से करंट बह रहा है बच्चों I। एरिया जो है ईच टर्न, एरिया ऑफ ईच टर्न, प्रत्येक टर्न का एरिया हम लोग ए मानिए, सबका एरिया तो बराबर होगा, और बी मानिए मैग्नेटिक फील्ड बाय मैग्नेट्स,
मैग्नेटिक फील्ड बाई यूनिफॉर्म मैग्नेट्स। ध्यान दो बच्चों, तो डिफ्लेक्शन टॉर्क बाई मैग्नेटिक फील्ड, डिफ्लेक्शन टॉर्क बाई मैग्नेटिक फील्ड। कोई भी करंट कैरिंग कॉइल यदि मैग्नेटिक फील्ड में रख दो तो मैग्नेटिक फील्ड टॉर्क उत्पन्न करता है और वह NIAB sin थीटा होता है। यहां थीटा की जगह 90 डिग्री लिखेंगे। क्यों 90 डिग्री लिखेंगे इसके बारे में बता रहे हैं। यहां थीटा की जगह क्या है बच्चों, 90 डिग्री है। ठीक है, ध्यान दो, यानी कि एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड क्या है, तो 90 डिग्री। और इसके लिए कुछ काम हम किए हैं। इसका शेप कॉनकेव बनाए हैं जिससे रेडियल मैग्नेटिक फील्ड मिले। तो इस देखो, यह सिलिंड्रिकल सेक्शन है बच्चों, यहां पर ऐसे ऐसे हम तार लपेटे हैं। तो एरिया का डायरेक्शन तो ऐसे हो गया। एरिया का डायरेक्शन जो होता है वह प्लेन पर परपेंडिकुलर होता है। कोई भी एरिया कॉइल ऐसे अगर है तो उसके एरिया का डायरेक्शन ऐसे परपेंडिकुलर हो गया। शेप इस प्रकार से बना है कि मैग्नेटिक फील्ड इसके रेडियल जाए, तो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच में एंगल 90 डिग्री बना है। ठीक है, तो यहां पर 90 डिग्री क्यों है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड रेडियल है। मैग्नेटिक फील्ड इज रेडियल। तो ध्यान दो यहां पे, क्यों मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में जो सॉफ्ट आयरन कोर जो होता है दो मैग्नेट्स के बीच में रखा होता है और मैग्नेट का जो शेप होता है वह कॉनकेव इसलिए बनाया जाता है यहाँ पे रेडियल मैग्नेटिक फील्ड दे। मतलब जो वायर है ना, इस तरह से वायर लपेटा हुआ है, ये मैग्नेटिक फील्ड इस पे रेडियल जाए। और एरिया का डायरेक्शन तो ऐसे होता है सरफेस के परपेंडिकुलर, यहाँ 90 डिग्री होता है। तो शेप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर मेड कॉनकेव टू ऑब्टेन रेडियल मैग्नेटिक फील्ड एंड बाय रेडियल मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम टॉर्क इज ऑब्टेन्ड। यहाँ पे जो टॉर्क ऑब्टेन हुआ वह कैसा हुआ, मैक्सिमम टॉर्क। तो यही सब छोटी छोटी बातें एग्जाम में पूछती हैं कि हम शेप जो है कॉनकेव क्यों बनाए, क्योंकि हमें रेडियल मैग्नेटिक फील्ड चाहिए था। और रेडियल क्यों चाहिए था, क्योंकि रेडियस से होकर मैग्नेटिक फील्ड जाए और एरिया तो परपेंडिकुलर होता है, तो परपेंडिकुलर एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में भी 90 डिग्री बन जाएगा, तो हमें मैक्सिमम टॉर्क मिल जाएगा। तो टू ऑब्टेन मैक्सिमम टॉर्क बाय मैग्नेटिक फील्ड शेप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर मेड ऑफ कॉनकेव शेप। यहाँ सॉफ्ट आयरन इसलिए रखे हैं क्योंकि सॉफ्ट आयरन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। सॉफ्ट आयरन स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेज। सॉफ्ट आयरन मैग्नेटिक फील्ड को अपनी ओर खींचता है, इसलिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा। तब ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा तो ज्यादा टॉर्क ऑब्टेन होगा। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेज। तो यह हो गया बच्चों डिफ्लेक्शन टॉर्क। अब ध्यान दो, लेट कर रहे के बराबर हम लोग बोलते हैं टॉर्सनल कांस्टेंट। इसका मतलब बाई ऑफ स्प्रिंग का टॉर्सनल कांस्टेंट है के। इसका मतलब क्या, स्प्रिंग कांस्टेंट समझो। टॉर्सनल कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग का मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट। इसका मतलब है कंट्रोलिंग टॉर्क पर यूनिट एंगल। अभी थोड़ा देर पहले बताएं कि छोटा एंगल घुमाओगे तो छोटा कंट्रोल टॉर्क लगेगा, बड़ा एंगल घुमा दोगे स्प्रिंग में, जिसे इसके स्प्रिंग है कम घुमाए तो कम टॉर्क उत्पन्न हुआ, ज्यादा घुमाए तो ज्यादा टॉर्क उत्पन्न हुआ। तो जितना ज्यादा एंगल घुमाओगे उतना ज्यादा टॉर्क उत्पन्न होगा, और यह डिपेंड करता है के पर। हटाओ बाबू, इसको नोट करो, हटाते हैं इसको नोट कर लो। इसमें अभी क्या क्या निकाले हैं तुमको सब बात समझा दिए हैं। हटाते हैं इसको, एक स्क्रीनशॉट लेकर और नोट्स बनाते जाना है बच्चों। ध्यान देना, बढ़िया से पूरा मेहनत से चीजों को बच्चों समझना है। तो के क्या आया,
टाउ सी और थीटा, वेयर टाउ सी क्या है, तो कंट्रोलिंग टॉर्क या कहो तो रिस्टोरिंग टॉर्क ऑफ स्प्रिंग, और थीटा क्या है, तो एंगल टर्न्ड बाय सॉफ्ट आयरन कोर, एंगल टर्न्ड डिफ्लेक्शन एंगल कहो, डिफ्लेक्शन एंगल ऑफ क्वाइल, क्वाइल जितना डिफ्लेक्ट करेगा उतना यह डिफ्लेक्ट करेगा, तो पता चल जाएगा पहले पॉइंटर यहाँ था अब डिफ्लेक्ट होकर यहाँ आया, तो डिफ्लेक्शन मेजर हो गया, तो टाउ सी बराबर आ गया के थीटा। ध्यान दो बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड टॉर्क उत्पन्न किया है NIAB, फॉर्मूला पहले पढ़ाए हैं, और स्प्रिंग के अंदर टॉर्क उत्पन्न हुआ के थीटा, जहां थीटा हम नाप लिए पॉइंटर और सर्कुलर स्केल के मदद से, और के स्प्रिंग कांस्टेंट है, के जो है टॉर्सनल कांस्टेंट है जो स्प्रिंग के मटेरियल पर डिपेंड करेगा। ठीक है बच्चों, हटाते हैं इसको इधर, नोट करते जाना है, पूरा नोट्स बना देना, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, और इसमें जुड़ा हुआ सब छोटा छोटा बात भी हम बताते जा रहे हैं। ठीक, इन इक्विलिब्रियम मतलब इन इक्विलिब्रियम में टाउ सी बराबर टाउ डी, मतलब कंट्रोलिंग टॉर्क डिफ्लेक्शन टॉर्क के बराबर होगा, और उसी समय हम एंगल नाप लेंगे। ठीक ना, तो यहां से आ गया के थीटा, यहां आ गया NIAB, तो थीटा बराबर है NAB बाई के इंटू आई, वेयर NAB बाई के को हम G लिखते हैं, G, और G को हम लोग बोलते हैं गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। तो थीटा जो है GI आ गया, तो थीटा जो है प्रोपोर्शनल टू करंट आया, यानी जितना ज्यादा मोर करंट फ्लोज मोर डिफ्लेक्शन ऑकर, मतलब जितना ज्यादा करंट बहेगा उतना डिफ्लेक्शन होगा, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब मान लो 2 डिग्री डिफ्लेक्ट हुआ 2 एम्पियर करंट पे, और 4 डिग्री डिफ्लेक्ट हुआ 4 एम्पियर करंट पे, और 6 डिग्री डिफ्लेक्ट हुआ 6 एम्पियर करंट पे, तो उसके बेसिस पर हम रीडिंग नाप लेंगे कि भाई 2 डिग्री घूम रहा है 2 एम्पियर पे, तो 3 डिग्री घुमा होगा 3 एम्पियर पे, तो डिफ्लेक्शन के आधार पर हम करंट का मेजरमेंट दे देंगे। जैसे जैसे डिफ्लेक्ट होगा वैसे वैसे करंट का मेजरमेंट पता चल जाएगा, क्योंकि डिफ्लेक्शन के बेसिस पर ही हम करंट का मेजरमेंट कर लेंगे। समझ गए बच्चों? तो इसी इंस्ट्रूमेंट बना के यहाँ पे एम्पियर लिख देंगे, भाई 2 डिग्री पे 2 एम्पियर आया था, 3 डिग्री पे 3 एम्पियर आया था, 4 डिग्री पे 4 एम्पियर आया था, तो जो भी करंट नापना है तुम इंस्ट्रूमेंट बना के तुम्हें दे दिया गया। बच्चों ध्यान से बढ़िया से पूरा बढ़िया से बात समझो। मूविंग गैल्वेनोमीटर एक छोटा करंट नापने या डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। यह सिद्धांत इसका है कि करंट कैरिंग कॉइल को अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दोगे तो उस पर टॉर्क लगेगा मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा। स्ट्रक्चर क्या था? तो 2 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट था, अपोजिट पोल से, नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, उसके बीच में एक सिलिंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर रख दिए थे, उसमें वायर को एकदम नजदीक नजदीक लपेट दिए थे, ऊपर में टर्मिनल से जोड़ दिए थे, नीचे एक स्प्रिंग जोड़ दिए थे, और यहाँ पे पॉइंटर अटैच था। इसके बारे में, इंस्ट्रूमेंट के बारे में सब बात बच्चों हम लोग लिख दिए। जब करंट बहेगा तो कॉइल डिफ्लेक्ट होगा, कॉइल डिफ्लेक्ट होगा तो स्प्रिंग भी डिफ्लेक्ट होगा, स्प्रिंग डिफ्लेक्ट होगा तो स्प्रिंग के अंदर रिस्टोर करने का टॉर्क उत्पन्न हो जाएगा, वह एक सर्टेन एंगल पर जाकर डिफ्लेक्ट होना बंद करवा देगा, यानी कि कंट्रोलिंग टॉर्क डिफ्लेक्शन टॉर्क के बराबर हो जाएगा। उस समय हम एंगल नाप लेंगे और उसी एंगल के बेसिस पर हम करंट का मेजरमेंट करेंगे। तो पूरा 5 मार्क्स का क्वेश्चन में यह लिखना है, शेप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को कॉनकेव शेप का बनाना है रेडियल मैग्नेटिक फील्ड पाने के लिए, क्योंकि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के कारण एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है, और जिसके कारण मैक्सिमम टॉर्क ऑब्टेन होता है। आयरन कोर ही इसलिए यूज करते हैं क्योंकि आयरन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अट्रैक्ट करता है,
मैग्नेटिक फील्ड को अपनी ओर खींचता है, जिससे मैग्नेटिक फील्ड बड़ा हुआ हम लोग ऑब्टेन कर पाते हैं। ठीक है, टॉर्क बढ़ा हुआ हम ऑब्टेन कर पाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमारा आगे का केस आता है करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी, ठीक है, ऑफ एमसीजी। ध्यान दो बच्चों, थीटा जो है एंगल डिफ्लेक्टेड बाय कॉइल, डिफ्लेक्टेड बाय कॉइल, और आई जो है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, करंट फ्लोइंग थ्रू कॉइल। थीटा बाई आई इज कॉल्ड करंट सेंसिटिविटी। थीटा बाई आई को हम करंट सेंसिटिविटी कहते हैं। तो करंट सेंसिटिविटी बराबर थीटा बाई आई होता है। थीटा के जगह पर एन ए बी बाई के इंटू आई, और यहाँ पे आई है, आई से आई कट गया, ये आ गया एन ए बी बाई के। ठीक है, तो करंट सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी कैन बी इंक्रीज्ड, कैन बी इंक्रीज्ड। करंट सेंसिटिविटी का मतलब क्या हुआ बच्चों? छोटा करंट पर भी ज्यादा डिफ्लेक्शन। जो छोटा करंट पर ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा वह ज्यादा सेंसिटिव है। जो स्मॉल करंट पे भी मोर डिफ्लेक्शन दिखाए वह ज्यादा सेंसिटिव होगा। तो जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर छोटा करंट फ्लो पर भी ज्यादा डिफ्लेक्शन शो करेगा उसे हम करंट, मोर करंट सेंसिटिव कहेंगे। और करंट सेंसिटिविटी का डिफिनीशन थीटा बाई आई होता है। कैन बी इंक्रीज्ड बाई, पहला है इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न, जो सबसे इजी काम है। नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल बढ़ाओगे तो वह करंट सेंसिटिविटी को बढ़ा देगा। एरिया को बढ़ाओ, एरिया ऑफ कॉइल बाय इंक्रीजिंग एरिया ऑफ कॉइल, इंक्रीजिंग एरिया ऑफ कॉइल। तो सॉफ्ट आयरन सिलेंडर बदलना पड़ेगा, सॉफ्ट आयरन सिलिंड्रिकल कोर एरिया बदलने के लिए बदलना पड़ेगा। बाय इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाने के लिए इसीलिए सॉफ्ट आयरन यूज किए हैं। ठीक है, और चौथा है बाय डिक्रीजिंग, बाय डिक्रीजिंग टॉर्सनल कांस्टेंट। तो सबसे कम स्प्रिंग कांस्टेंट होता है तो उसका करंट सेंसिटिविटी ज्यादा होगा। तो फोस्फोर ब्रॉन्ज स्प्रिंग, फोस्फोर ब्रॉन्ज स्प्रिंग या क्वार्ट्ज स्प्रिंग, क्वार्ट्ज स्प्रिंग हैज लेस स्प्रिंग कांस्टेंट। इनके पास स्प्रिंग कांस्टेंट छोटा होता है, इसीलिए फोस्फोर ब्रॉन्ज और क्वार्ट्ज स्प्रिंग यूज होता है बच्चों। तो करंट सेंसिटिविटी क्या है एमसीजी का? मतलब कम करंट पर ज्यादा डिफ्लेक्शन शो करे, यानी ज्यादा करंट को भी, बहुत छोटा करंट को भी नाप लेगा, तो वैसे को करंट सेंसिटिव कहते हैं। और डिफिनीशन है थीटा बाई आई, उसका वैल्यू यह होता है, याद रखना, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो, 10 बार लपेटे हो 15 बार लपेट दो। बाकी चीज चेंज करने के लिए सामान्य चेंज करना पड़ेगा। एरिया चेंज करने के लिए जो सॉफ्ट आयरन लिए तो ज्यादा एरिया का लेना पड़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाने के लिए मैग्नेट बदलना पड़ेगा। के बदलने के लिए स्प्रिंग बदलना पड़ेगा। तो बाकी चीज बदलना मुश्किल है, जबकि नंबर ऑफ टर्न्स बदलना आसान है। तार जो लपेटे थे 2-4 बार और लपेट देंगे, करंट सेंसिटिविटी बढ़ जाएगा। दूसरा आता है बच्चों वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ एमसीजी। ध्यान दो बच्चों, थीटा बराबर एंगल डिफ्लेक्टेड बाई कॉइल, V बराबर वोल्टेज, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब कम पोटेंशियल डिफरेंस पर भी ज्यादा डिफ्लेक्शन दिखा है। तो थीटा बाई V को इज कॉल्ड वोल्टेज सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी।
ठीक है बच्चों, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी निकालेंगे, वोल्टेज सेंसिटिविटी निकालेंगे तो थीटा बाई वी लिखेंगे। थीटा के जगह वैल्यू एन ए बी बाई के इंटू आई लाए हैं और वी बराबर आई आर लिख देंगे, तो एन ए बी बाई के आर। ध्यान दो, एरिया बढ़ाओगे वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाओगे वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ जाएगा, के घटाओगे वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ जाएगा। ध्यान दो बच्चों, बहुत बढ़िया से ध्यान देना। इफ नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीजेज, मान लो एक तार को दुगना डबल कर दिए, एक बार लपेटल था 2 बार लपेटे थे, तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। ध्यान देना, इफ नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल इंक्रीजेज, नंबर ऑफ टर्न्स अगर बढ़ाते हैं देन रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल increases by same amount, रेजिस्टेंस भी सेम अमाउंट बढ़ेगा। जब नंबर ऑफ टर्न डबल कर दोगे तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न 3 टाइम्स कर दोगे तो रेजिस्टेंस भी 3 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस लेंथ पर प्रोपोर्शनल होता है। कॉइल का लेंथ बढ़ाओगे दुगुना तो दुगुना लंबाई हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस भी दुगुना हो जाएगा। हेंस ऊपर 2 टाइम्स हुआ तो नीचे भी 2 टाइम्स हो गया, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी कैन नॉट बी इंक्रीज्ड। वोल्टेज सेंसिटिविटी सब बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है, कैन नॉट बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है बच्चों, तो करंट सेंसिटिविटी नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से बढ़ता है, जबकि वोल्टेज सेंसिटिविटी नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से नहीं बढ़ता है। तो ध्यान पूर्वक पूरा एमसीजी का आज क्लास में हम सब बात बता दिए हैं, नोट कर लेना, 2-3 बार पढ़ लेना, बढ़िया से रीडिंग मार लेना। अब थ्योरी का क्लास समाप्त हो चुका है, मिलते हैं अगले क्लास में न्यूमेरिकल के साथ। तब तक मेहनत करते रहो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।